नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे रिसेंटली इंडियन कार्बन मार्केट के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर सबमिट हुआ था 22 में। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प के थ्रू। किस तरीके से उसको कौन-कौन से फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन-कौन से एक्जिस्टिंग सिस्टम है, उनको किस तरीके से इंडियन कार्बन मार्केट का पार्ट बनाया जाएगा और जो सीईआर जो कि आईआईटी कानपुर का एक पार्ट है, उसने कौन-कौन से ऐसी वैल्यूएबल कमेंट्रीज़ दी है इस ड्राफ्ट पेपर के ऊपर, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा हम जिस तरीके से इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कार्बन मार्केट है, वो 2 फेजेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला जो हमारा फेज़ रहेगा, वो 23 से 25 तक रहेगा। दूसरा फेज़ हमारा 26 ऑनवर्ड्स रहेगा। जो पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज़ है, उसमें हमारे जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है, उनको स्मूथली कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन क्रेडिट्स के फॉर्म में और जो दूसरा फेज़ है, उसमें डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट का जनरेशन होगा। अगर हम देखें, तो हमारा एक्जिस्टिंग सिस्टम हम देख लेते हैं अभी। इसमें सबसे पहला स्कीम है हमारा पैट, दूसरा है सीडीएम, तीसरा है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। तो जो हमारा पैट है, वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एनर्जी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था, जो भी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स था, उसकी जो एंटिटीज़ थी, उनको एनर्जी सेविंग्स के टारगेट दिए जाते थे। अगर वो उन टारगेट को अचीव कर लेता था, तो उनको ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। अगर वो उस टारगेट को ओवर अचीव कर लेते थे, तो जो जितना ओवर अचीवमेंट हुआ है, उसको सर्टिफिकेट के फॉर्म में मतलब ई सर्ट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में उस एंटिटी को दिया जाता था, जिसको वो किसी ऐसी एंटिटी को बेच सकती थी, जिसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। तो जिससे उससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता था। सीडीएम का मतलब ये होता था कि यह बेसिकली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म था। तो इसमें कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में ऐसा एमिशन रिडक्शन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लगा के कार्बन क्रेडिट को अर्न करती थी और उससे फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन क्रेडिट की मैंडेट उसको फुलफिल करती थी। जो थर्ड था हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने हाई एनर्जी इंटेंसिटी जो कंपनीज़ या एंटिटीज़ है उनमें उनका 20 से 20% अप्रोक्सिमेटली जो कंज़म्पशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। अब किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए यह हर हमेशा वो वायबल नहीं होता है कि वो पावर प्लांट सेटअप करे, जिससे कि उसका 20% वाला कंप्लायंस पूरा हो सके। तो वो उसको फुलफिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को खरीद लेते थे, जिसका जो इक्विवेलेंट होता था 1 मेगावाट ऑफ आवर्स एनर्जी के। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्जिस्टिंग सिस्टम था। तो जो हमारा आने वाला जो हमारा मार्केट है इंडियन कार्बन मार्केट बेसिकली वो 2 तरीके के मार्केट में डिवाइड होगा। कंप्लायंस मार्केट और ऑफसेट मार्केट। कंप्लायंस मार्केट का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा पेट में कंप्लायंस था गवर्नमेंट का, उस तरीके से सेम तरीके से इसमें भी कार्बन कार्बन एमिशन को लेके कंप्लायंस रहेगा कि किसी भी जो ऑब्लिगेटेड एंटिटी रहेगी उसके ऊपर एमिशन टारगेट रहेगा कि आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा। अगर आपने आपके टारगेट से कम आपने एमिशन किया, तो आपको बचे हुए जो आपका बैलेंस है, उसको कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो वो वाला जो मार्केट में जो जनरेशन होगा कार्बन क्रेडिट्स का, वो कंप्लायंस मार्केट है। जो ऑफसेट मार्केट है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं रहेगा, कंप्लायंस नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर कोई भी ऐसा एंटिटी है जिसने उसके किसी भी एक्टिविटी से ऑब्वियसली उस एक्टिविटी को वेरीफाई किया जाएगा स्टैंडर्ड्स के थ्रू। तो स्टिल अगर उसमें कोई भी एमिशन रिडक्शन होता है, तो उसको कार्बन सर्टिफिकेट के फॉर्म में दे दिया जाएगा, जिसको वो एंटिटीज़ वॉलंटरी मार्केट में बेच सकती है। वॉलंटरी मार्केट में कोई भी उसको खरीद सकता है। कोई भी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कंप्लायंस मार्केट की रिक्वायरमेंट हो या फिर अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए वो खुद को नेट ज़ीरो डिक्लेयर करने के लिए भी वो वॉलंटरी मार्केट से कार्बन क्रेडिट को खरीद खरीद सकती है। तो इस तरीके से बेचने वाले को मॉनेटरी एडवांटेज होगा और जो खरीदने वाली एंटिटीज़ रहेगी उसको हो सकता है कंप्लायंस मार्केट वाला पेनल्टी से बचने के लिए या फिर अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए उसको बेनिफिट होगा। तो ये इस तरीके से इसका प्लेसमेंट होने वाला है। जो कंप्लायंस मार्केट है, वो हमारा पेट से जो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा और जो बाकी ऑफसेट मार्केट है, वो सीडीएम और जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो पार्ट है हमारा, वो ऑफसेट मार्केट का पार्ट बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांज़िशन फेज़ रहेगा 25 तक, उसमें बेसिकली अ, 2 तरीके का कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स का जनरेशन होगा। फर्स्ट है हमारा कन्वर्टेड कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट और दूसरा है हमारा ऑफसेट कार्बन सर्टिफिकेट। तो कन्वर्टेड किन को सर्टिफिकेट को कहा जाएगा जो अभी मैंडेटरीली अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि जो हमारा ई-सर्ट वाला है, वो कहीं न कहीं मैंडेटरी सर्टिफिकेट है और जो आरईसी वाला है, ये भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के कंप्लायंस के कारण निकल के आया है। तो इन दोनों को कन्वर्टेड कार्बन सर्टिफिकेट का नाम दिया जाएगा और जो सीडीएम वाला है, उसको ऑफसेट कार्बन सर्टिफिकेट का नाम दिया जाएगा। जो 26th है, उसके बाद जो कार्बन क्रेडिट का जो सर्टिफिकेशन का नाम रहेगा, वो बेसिकली 2 वो भी 2 तरीके से रहेगा। फर्स्ट उसमें जो रहेगा वो रहेगा मैंडेटरी कार्बन सर्टिफिकेट और दूसरा रहेगा ऑफसेट कार्बन सर्टिफिकेट। तो
मैंडेटरी कार्बन सर्टिफिकेट का मतलब ये रहेगा जो कि मैंडेटरी कंप्लायंस मार्केट से निकल के आएगा और जो ऑफसेट कार्बन सर्टिफिकेट रहेगा वो ऑफसेट मार्केट से जनरेट होगा। तो इस तरीके से कार्बन मार्केट का जो ट्रांज़िशन होने वाला है और किस तरीके से इसको फ्यूचर में एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कौन-सी एक नई बॉडी का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो आईपा एआईपीए इस बॉडी का इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। बेसिकली इसका नाम है एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर पेरिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट 2005 में हुआ था, उसमें जो कमिटमेंट्स थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बोर्ड बोर्ड इस उसका इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसको उससे इंडियन कार्बन मार्केट को लिंक करने के लिए इस बॉडी का फॉर्मेशन किया जाएगा। इस और साथ ही साथ जो एक्जिस्टिंग हमारी बॉडीज़ है, जैसे कि हमारे पास सीईआरसी है, इसके पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी मार्केट को चलाने के लिए किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली किस-किस बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक सबसे मार्केट को चलाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, वो है रेगुलेटर की होती है। साथ ही साथ उस मार्केट में एक प्लेटफ़ॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ट्रेड होगा और जो उस मार्केट में अगर कोई नॉन टेंजिबल चीज़ का ट्रेड हो रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे पास रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वो है सीईआरसी, जो कि अभी करंटली इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। वही इसको कार्बन मार्केट को भी रेगुलेट करने वाला है। और जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, जो कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होता है, जैसे कि आईईएक्स हो गया, पीएक्सआईएल हो गया, वही इंडियन कार्बन मार्केट के लिए भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म का काम करेगा। और साथ ही साथ जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसको पोसो के नाम से जाना जाता है, वो एक रजिस्ट्री एजेंसी की तरह काम करेगा, जहाँ पर कार्बन क्रेडिट को स्टोर किया जाएगा, उनको यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा, उनकी वैलिडिटी को इंश्योर किया जाएगा, वेरीफ़ाई किया जाएगा और अगर उनको एक्सपायरी होती है, तो उनको फिर डिस्कार्ड किया जाएगा। तो ये आने वाले टाइम का फ्यूचर एक सिनेरियो है, किस तरीके से इंडियन कार्बन मार्केट डेवलप होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो सेंटर फॉर एनर्जी रेगुलेशन है, उसने कौन-कौन सी ऐसी कमेंट्रीज़ दी है इस ड्राफ्ट पेपर के ऊपर। जो उनका फर्स्ट कमेंट था, वो था एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के लेके। उनका ये कहना था कि इनिशियली इसको इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी इसको वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहिए। बाद में इसको धीरे-धीरे अगर हम इसको सब्ज़्यूम कर दें कि हाँ, ठीक है, अब इसे कंप्लीटली कार्बन मार्केट का पार्ट रहेगा। जिससे कि इनिशियली अ इन सर्टिफ़िकेट का एकदम से जो मार्केट में है वो क्रंच नहीं आएगा, जो बैलेंस है वो बना रहेगा और जिन लोगों ने क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सी एंटिटीज़ ने अपनी फाइनेंस प्लानिंग की रहती है, उनके एनर्जी फाइनेंसिंग की होती है प्रोजेक्ट्स की। तो जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं होगी और उनका जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स है, वो अफ़ेक्ट नहीं होगा। जो सेकंड इनका सजेशन था, वो था कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड। उनका ये कहना था कि रिन्यूएबल एनर्जी का सिंगल पर्पज़ ये नहीं था कि वो एमिशन रिडक्शन करे। इससे इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। अगर हम इसको इसको और बाकी सर्टिफ़िकेट को भी हम कार्बन क्रेडिट के से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे चांसेस ये है कि हो सकता है कि जो हमारा ग्रोथ अभी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में आ रहा है, हो सकता है वो कम हो जाए या फिर वो और भी स्लो हो जाए। तो वैसा ना हो क्योंकि उसके सेकेंडरी डैमेजेस काफ़ी होंगे। तो इनका ये कहना है कि इसको हमको शुरू में वॉलंटरी रखना चाहिए और अगर पॉसिबल है, तो इसको हमको एज़ इट इज़ रखना चाहिए जिससे कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ता रहे और जो जॉब क्रिएशन और जो मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है, वो होता रहे। थर्ड जो रहेगा कि इनका ये था कि एक सिंगल टारगेट जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ है उनको देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी की जो प्लानिंग रहेगी कार्बन क्रेडिट टारगेट को अचीव करने के लिए वो पहले से कर सके। जो इनका फोर्थ सजेशन था वो ये था कि जो एनुअलाइज़्ड जो एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए टारगेट सेटिंग की और जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो पहले से डिस्क्लोज़ होना चाहिए, जिससे कि जो प्लानिंग जो एंटिटी है, जो एंटिटीज़ प्लान करना है वो अपने फाइनेंसेस और अपने जो रिसोर्सेस है उनको ठीक तरीके से प्लान कर सके और जो उसको इफेक्टिवली वो उसको एग्ज़ीक्यूट भी कर सके। इनका ये सजेशन था कि हमको इंस्टेड ऑफ एनुअल टारगेट हमको मल्टी ईयर टारगेट सेट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 इयर्स टारगेट का। इनका ये कहना था कि अगर हम इसमें एज़्यूमिंग 3 साल का एवरेज टारगेट हम कंसीडर करें कि हमको एज़्यूमिंग 3 साल का आप टारगेट दे दीजिए कि आपको 3 साल में एवरेज इतना एमिशन करना है, उसी एमिशन को अचीव करना है। तो हर हो सकता है किसी एक साल में उसका ज़्यादा रहेगा, किसी एक साल में वो कम कर लेगा और किसी एक साल में इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। तो हमको इनका एवरेज को देखना चाहिए और हो सकता है कि इस टोटल 3 साल की एवरेज में अगर उसने सेविंग कर ली है एमिशन की, तो उसको बैंक करने के लिए सजेशन मतलब उसको स्टोर करने के लिए होना चाहिए प्रोविज़न और अगर उसने ज़्यादा एमिशन किया तो उसको भी बैलेंस करने के लिए उसका प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये इनका एक सजेशन था जिससे कि इनिशियली इसको अच्छे से एडॉप्ट किया जा सकेगा और इसके इफेक्टिवली रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। जो इनका नेक्स्ट सजेशन था, वो था कि जो कंटीन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट सबसे पार्ट जो देखें, वो है इमिशन। इमिशन को अगर ऐसा जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमको कंट्रोल करना है, तो हमको सबसे पहले उसको मेज़र करना पड़ेगा। तो वो मेज़रमेंट सिस्टम जितना एफिशिएंट रहेगा, उतना ही उसका कंट्रोल भी
एफिशिएंट रहेगा। तो जो सेम सिस्टम जिसको बोला जाता है कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि वो एक एमआरवी फ्रेमवर्क के अंदर आता है, मॉनिटर, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जितना भी सेम सिस्टम है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए। हर 15 मिनट ब्लॉक का डाटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कभी भी मतलब डाउट में नहीं आएगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जो नेक्स्ट सजेशन था, वो था कि जो सेविंग सर्टिफिकेट्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है, उनका कन्वर्जन जो है, वो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि जो उसका करंटली होल्डर है, उसको उसका वैलिड प्राइस ना मिल जाए। अब वैलिड प्राइस का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से मैं चाहता हूँ कि अ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मैंने इसको ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करने के लिए भेजा। तो सपोज़ मैंने एक्स प्राइस उसका कोट किया है, तो इसको तब तक कन्वर्ट नहीं करना चाहिए जब तक मुझे मेरा एक्स प्राइस ना मिल जाए। अगर मुझे एक्स प्राइस मिल जाता है तो फिर इसको जब ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में ये ट्रेड हो चुका है तो फिर उसको कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप। पर जब तक ये मेरे पास है तब तक इसको आपको एनर्जी सर्टिफ़िकेट के फॉर्म में ही रखना चाहिए। ये इनका इम्पोर्टेंट सजेशन था। इनका एक था कि जो भी हम इसमें कंप्लायंस बनाने वाले हैं या फिर तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जिससे कि जो उसकी फंडिंग जो इंटरनेशनल फंडिंग आने वाली है या फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड होने वाला है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो रेगुलेटरी और जो जुडिशियल अमेंडमेंट्स है, वो नेसेसरीली कर लिए जाने चाहिए। जैसे कि जो एक्जिस्टिंग जुडिशियल है, पावर मार्केट से रिलेटेड, वो सीईआरसी और एसीआरसी के पास में है और जो साथ ही साथ जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो 10th इनका सजेशन था, वो ये था कि जो पॉलिसी और रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, उनको उनको जल्दी से या फिर उनको सही टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी फॉर्मेशन ना हो। जैसे कि अभी जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, उसमें पेट हो गया और जो रिन्यूएबल एनर्जी आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज़ ऑब्लिगेशन है, रिन्यूएबल पावर परचेज़ ऑब्लिगेशंस रहते हैं, तो वो भी पॉलिसी में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन मार्केट को कंप्लायंस लाने से पहले हमको उसको अमेंडमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी एग्जिस्ट ना करे, एक ही टाइम पर। तो इनका 11th सजेशन ये था कि जो हमको कंप्लायंस कॉस्ट है, जैसे कोई भी एक एग्ज़ाम्पल के लिए पावर प्लांट है, उसका जो भी कंप्लायंस कॉस्ट हो रहा है, तो उसको इतनी उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो उसको कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सके, जिससे कि वो इफेक्टिवली इमिशन रिडक्शन जो प्रोजेक्ट्स है, उसको इम्प्लीमेंट कर सके और उसको रन कर सके। जो 12th इनका सजेशन इनका ऑब्जर्वेशन था, कमेंट्री था, वो ये था कि जो भी क्लीन एनर्जी सेल्स है, अभी जैसे कि कोई पावर प्लांट है, उसको 2 काम करने हैं। इमिशन रिडक्शन उसको इमिशन रिडक्शन कोई भी प्रोजेक्ट को भी एस्टेब्लिश करना है और प्लस वो जो अगर वो एनर्जी कोई भी फॉसिल फ्यूल को ले रहा है, तो उसके ऊपर वो सेस भी भर रहा है, क्लीन एनर्जी सेस भी फ़िल कर रहा है। तो बेसिकली उसको हम देख रहे हैं तो उसको 2 तरीके से उसको लॉस हो रहा है। तो इसको हमको एक तरीके से कर देना चाहिए मतलब हम जो क्लीन एनर्जी सेस है, उसको हमको अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो और इफेक्टिवली जो इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा और उसको चला भी पाएगा। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट सजेशन था। जो इनका 13 का कमेंट था वो ये था कि जो मार्केट का जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, वो काफ़ी ओपन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कोई कौन डोमिनेशन में है, कौन मैनिपुलेटिव कर रहा है, ये सब चीज़ें विज़िबली होना चाहिए। मार्केट अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो उसकी जो अ एफिशिएंसी है, वो बरकरार रहेगी और उससे जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अगर वो मार्केट मैनिपुलेटिव रहा या फिर वो बहुत ही फ्यू डोमिनेंट प्लेयर के हाथ में कंट्रोल में चला गया, तो फिर जो उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आउटपुट है, वो आ नहीं पाएगा और हमारा पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो मार्केट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसका जो सिस्टम है, वो पूरा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट जो पॉलिसी पेपर ड्राफ्ट हुआ था 22 में इंडियन कार्बन मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू।